आप अगर राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का और तिरंगे का अपमान करेंगे, गलत करेंगे उसके साथ, तो आपके ऊपर तो मुकदमा हो जाएगा। सरदार पटेल तो 5-5.5 फुट के रहे होंगे, उनकी मूर्ति तुमने इतनी ऊंची बनाई, चेहरे का भाव बदल गया क्या? वहाँ के सरदार पटेल क्या गुस्से में देख रहे हैं क्या? गोडसे गोलवलकर हेडगेवार के विचारों पर नीतियां बनेंगी, और वह नीतियां बनेंगी जो इस देश के 90% कमजोर, वंचित, शोषित, मजदूर, मेहनतकश, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा लोगों के खिलाफ जाएंगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जब इन दोनों को पकड़ा तो राम गुस्से में है, हनुमान गुस्से में है। वो गुस्सा किसके ऊपर है? कमजोर के ऊपर है। वो गुस्सा किसके ऊपर है? नफरत करने के लिए है, और उसका फायदा सियासत करने वाले लोगों को मिला। मुझे उस पूरी कड़ी में अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय प्रतीक से हुई छेड़खानी नजर आती है, जो शायद नफरत को और वैधता प्रदान करने के लिए, हिंसा को और आवेशित करने के लिए ऐसा किया। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि गोडसे गोलवलकर हेडगेवार के विचारों को इस देश में बड़ी तेजी से फैलाया जा रहा है। फूले, अंबेडकर, पेरियार के विचारों के खिलाफ ये गोडसे गोलवलकर हेडगेवार के विचारों की जंग है। आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बगल वाले की चिमनी से धुआं उठते देख करके खुश हो ले रहे हैं कि अब तो धुआं हमारे यहाँ ही उठेगा। मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है, और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि श्रीलंका की तरह हमारे यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हो जाए तो ये अच्छी बात है। उस तख्त ताज को उठाकर फेंक देना चाहिए जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित विरोधी है। कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। देश में कहीं कोई हलचल, कोई बेचैनी है? नहीं, क्योंकि नए नए काम मिल गए। 800 साल का बदला लेना है, मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजना है, धर्म खतरे में है। देखिए, अशोक स्तंभ पर बहस तो हो रही है, और अच्छी बहस हो रही है। मैं तो अभी इस बात से खुश हो लेता हूँ कि अभी भी इस देश में बहस हो ले रही है। अभी भी इस देश में आप सरकार के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो उसका एक मौका है, आप आलोचना कर पा रहे हैं। पता नहीं कितने दिन तक ये भी बचा रहेगा। दूसरी बात ये कि जो आलोचना हो रही है वो किस बात पर हो रही है कि एक तो ऐसे वक्त में एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करके नई संसद, नया प्रधानमंत्री का आवास, कार्यालय, ये सब कुछ बनाया जाएगा। मुझे डॉक्टर लोहिया याद आते हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बार नेहरू को संसद में आलोचना करते हुए कहा था कि जिस देश में इतनी गरीबी और भुखमरी हो, उस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक दिन में 25,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। इस देश के गरीब और अमीर के बीच 1 और 10 से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। और आज जब इस देश में इतनी भुखमरी है, इतनी अशिक्षा है, बेकारी है, उस दौर में करोड़ों रुपए खर्च करके एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है। एक तो विडंबना इस बात पर है। फिर भी मुझे लगता है देश की जनता को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सवाल इस बात का है कि भाई अगर वो प्रतीक बन रहा है तो कुछ तो राष्ट्रीय प्रतीक चुन लिए गए हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। उनमें से है तथागत बुद्ध की विरासत से जुड़ा हुआ अशोक स्तंभ। उस अशोक स्तंभ में जो शेर है वो विराटता का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। मगर उसके चेहरे के भाव को उस जमाने के कलाकारों ने अपने सौंदर्य बोध से एक सौम्य, शांत, एक निरपेक्ष भाव का, ताकत का प्रतीक बनाया, और फिर उसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में बनाया गया। तो राष्ट्रीय चिन्ह की कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों में फिर यह तय किया गया कि भाई जैसे तिरंगे का एक नियत अनुपात है, उससे अगर गलत बनाएंगे तो आपके ऊपर तो केस हो सकता है। आप अगर राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का और तिरंगे का अपमान करेंगे, गलत करेंगे उसके साथ, तो आपके ऊपर तो मुकदमा हो जाएगा। जो मुकदमा करने वाले लोग हैं आज वही उसके साथ गलत कर रहे हैं। एक ऐसा विरोधाभास का दौर है कि आपने एक ऐसा प्रतीक बना दिया जिसमें उसका भाव ही बदल गया। उस शेर के प्रतीक में, उस अशोक स्तंभ में सब कुछ किस बात का है? अब तथागत बुद्ध की मूर्तियां हैं। अब उन मूर्तियों की, चाहे गांधार शैली की हो, चाहे मथुरा शैली की हो, उनकी मूर्तियों की मुद्राएं हैं। वो मुद्रा उनके विचार से जुड़े हुई है। चाहे उस मुद्रा में एक सौम्यता है, एक शील है, करुणा है, एक प्रेम है, एक सादगी है। कल को तुम कोई बुद्ध की मूर्ति ऐसी बनवा दो जिसमें वो गुस्से में हो, तो ये उस विचार के खिलाफ जाना है। अब तर्क क्या दिया जा रहा है कि छोटी छोटी आकृतियां बनी थी, हमने चूंकि कई मीटर की बना दी, शायद 70, 75, 76 मीटर की। अब वो बड़ी मूर्ति इसलिए दांत दिख रहे हैं, इसलिए आकृति वैसी नजर आ रही है नहीं, वो हूबहू वही है। सरदार पटेल तो 5-5.5 फुट के रहे होंगे, उनकी मूर्ति तुमने इतनी ऊंची बनाई, चेहरे का भाव बदल गया क्या? वहाँ के सरदार पटेल क्या गुस्से में देख रहे हैं क्या?
गांधी की मूर्तियां बनी इस देश में, भगत सिंह की मूर्तियां बनी हैं, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां बनी हैं, लोहिया की मूर्तियां बनी हैं। क्या बड़ी और छोटी मूर्तियां बनने से कोई भाव बदल जाता है? नहीं। एक कुशल कारीगर वही माना जाता है जो उस भाव को रेखाओं में दर्ज करता है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मुझे पता है कि भाषा में आप अपनी संवेदनाओं को जब पिरोते हैं तब एक कविता बनती है। आप उस कविता के भाव को मार करके शब्दों को हुबहू नहीं रख सकते। इसी तरह से शेर के उस भाव को मारा जा रहा है और फिर स्थापित किसको किया जा रहा है? हिंसा को, उत्तेजना को। राम कल को सौम्यता के प्रतीक थे। पता नहीं राम की पहली फोटो कब बनी, मुझे तो यही नहीं पता। हमने जहाँ तक इतिहास पढ़ा वो मुगल काल के आसपास तो चित्र बनने शुरू हुए, व्यवस्थित तौर पर मिलते हैं। अंग्रेजों के समय कुछ और चित्र बने, राजा रवि वर्मा का इतिहास मिलता है। फिर उसके बाद तुलसीकृत रामायण के बाद जो है अखंड रामायण का पाठ, और टीवी जब आई तो रामचरितमानस। फिर भी राम के पूरे देश में जहाँ भी, एक तो राम के मंदिर नहीं है, 2-4 मंदिर होंगे, उनमें राम सौम्य है, उनके चेहरे का भाव शांत है। हनुमान उनके चरणों में बैठे शांत हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जब इन दोनों को पकड़ा तो राम गुस्से में है, हनुमान गुस्से में है। वो गुस्सा किसके ऊपर है? कमजोर के ऊपर है। वो गुस्सा किसके ऊपर है? नफरत करने के लिए है, और उसका फायदा सियासत करने वाले लोगों को मिला। मुझे उस पूरी कड़ी में अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय प्रतीक से हुई छेड़खानी नजर आती है, जो शायद नफरत को और वैधता प्रदान करने के लिए, हिंसा को और आवेशित करने के लिए ऐसा किया गया। ये कह रहे हैं कि ये शुरुआती दौर है, जब पार्लियामेंट बनेगा, न्यू पार्लियामेंट, तो बहुत कुछ चेंजेज होंगे। हो सकता है कि उसमें आरएसएस से, हेडगवार से रिलेटेड भी कोई तस्वीरें आ जाएं उसमें। देखिए सर, लगाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ अब तस्वीरों की चिंता हम क्या करें दोस्त। सवाल इस बात का है कि आरएसएस की तस्वीरें हो ना हो, मेरी चिंता ये नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार के विचारों को इस देश में बड़ी तेजी से फैलाया जा रहा है। फूले, अंबेडकर, पेरियार के विचारों के खिलाफ ये गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार के विचारों की जंग है। इस जंग में जिनको सत्ता हुकूमत मिली हुई है वो अपने विचारों को स्थापित कर रहे हैं। वो एक विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेज के प्रधानाचार्य से लेकर के वो इस देश में काम करने वाले मीडिया, अभिनेता, कोई सामान्य व्यक्ति, नागरिक बोध, उन सब के भीतर एक हिंसा वाला व नफरत का एजेंडा भर रहे हैं जो आरएसएस का एजेंडा है। मूर्तियाँ 4 कम भी बनेंगी तो भी इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। संसद में किसी की मूर्ति बना दें, संसद में बैठ करके मुझे लगता है कि खतरा सबसे बड़ा इस मुल्क के सामने ये है कि अंबेडकर, फूले, पेरियार, भगत सिंह, लोहिया, इनके विचारों के खिलाफ काम होगा और गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार के विचारों पर नीतियां बनेंगी। और वह नीतियां बनेंगी जो इस देश के 90% कमज़ोर, वंचित, शोषित, मजदूर, मेहनतकश, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा लोगों के खिलाफ जाएंगी। मेरी चिंता इस बात की है। आप कह रहे हैं अशोक स्तंभ की बात, लेकिन आपको याद होगा कि कर्नाटक के विधायक इसरप्पा कहते हैं कि बदल दो, राष्ट्र ध्वज को बदलकर भगवा बनाओ राष्ट्र ध्वज। उसके खिलाफ भी एफआईआर नहीं हुआ। वो तो एक विधायक सांसद था। ये आरएसएस के मुख्यालय पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? ये तो कहते थे कि तिरंगे का इतिहास तो 150 साल का है, हमारे भगवे का इतिहास तो 1000 साल का है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जिन्होंने राष्ट्र को बनने में कोई भूमिका नहीं निभाई, राष्ट्र की मूल जो आत्मा कह लीजिए, हम लोग हालांकि बुद्ध को बात करते हैं तो आत्मा की बात नहीं करते, क्योंकि बुद्ध न ईश्वर को मानते थे न आत्मा को मानते थे। बुद्ध ये कहते थे कि मनुष्य केंद्र में है, लेकिन उस मनुष्य की मनुष्यता के ही शब्दों को प्रयोग करें तो इस भारत की भारतीयता में हिंसा नहीं थी। वो जो राष्ट्रीय प्रतीक है तिरंगा, अशोक का चिन्ह और तमाम इस तरह के प्रतीक, वो तो उस भारतीयता को एड्रेस कर रहे होते हैं, उस भारतीयता के समेकित प्रारूप हैं। आप उन्हें बदल करके एक रंग, एक विचारधारा, एक आइकॉन, एक धर्म, एक जाति, उनके वर्चस्व को फिर से स्थापित कर रहे हैं। वो एक विधायक की बात नहीं है, वो एक विचारधारा की बात है। ऐसे तमाम लोग बयान देते रहते हैं क्योंकि उनके पीछे एक विचारधारा है जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। भारत के संविधान के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ ये विचारधारा है, ये सबसे बड़ा खतरा है। कह रहे हैं कि सीपीआई की रिपोर्ट आई है कि पिछले जून माह में 25 लाख नौकरियां चली गई हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कह रहे हैं श्रीलंका के दौर में हम जी रहे हैं, फर्क इतना है कि वहाँ इमरजेंसी लग गई, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। श्रीलंका से बहुत सारे लोग उम्मीद पाले हुए हैं। ये तो वही बात है कि आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, बगल वाले की चिमनी से धुआं उठते देख करके खुश हो ले रहे हैं कि अब तो धुआं हमारे यहाँ ही उठेगा। मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है।
अपने बीच के किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए तो उसको जो है जेल में डाल करके उसको बचाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। हमारे बीच से लोगों को जेल में डाला जा रहा है, हम उन्हें नहीं बचा पाए। हम इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को नहीं बचा पा रहे हैं और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि श्रीलंका की तरह हमारे यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हो जाए तो ये अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कमज़ोर वंचित शोषित लोगों के पक्ष में खड़ा होता हूँ। मैं तो एक ऐसी क्रांति की बात करता हूँ, मैं भगत सिंह की बात जब करता हूँ, मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बात करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि उस तख्त ताज को उठाकर फेंक देना चाहिए जो गरीब कमज़ोर वंचित शोषित विरोधी है। वहाँ कोई हिंसा नहीं हो रही है। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो क्या ऑप्शन क्या है? जनता जागेगी? जन आंदोलन, यूपी में कमल जीत रहे सर, कमल यही तो आजमगढ़, चिंता है। रामगढ़। नहीं, वो छोड़िए, चुनाव छोड़िए, चुनाव छोड़ दीजिए। पेट्रोल, डीजल, अरे भाई प्याज पर जिस देश में आटा पे सरकार, टैक्स। प्याज पर जिस देश में सरकारें गिरती हों उस देश में 1100 से ज़्यादा हो गया एलपीजी, 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल डीजल, आटा, केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल, खाने वाला तेल, बेरोजगारी 50 साल में सबसे ज़्यादा, रुपया 80 पे गिर गया। और ये जो है शिक्षा बिक गई। नई शिक्षा नीति में स्कूल कॉलेज नए खुलने चाहिए तो बंद हो रहे हैं। देश में कहीं कोई हलचल, कोई बेचैनी है? नहीं, क्योंकि नए नए काम मिल गए। 800 साल का बदला लेना है, मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजना है, धर्म खतरे में है। क्या है इस देश में? पुलर भी मोदी के फेवर में उतर आए हैं। मैं एक बात फिर से कह रहा हूँ, यही दोनों तरफ से मेरा सवाल है। जनता को अगर इसमें खुशी मिल रही है तो मुझे पता नहीं कि इस जनता को कैसे तैयार किया गया 75 साल में। जनता के नागरिक बोध को नहीं तैयार कर पाया है कि तुम्हारी जेब को लूट लिया और उधर तुम्हारी तरफ दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि वो देखो फूल खिला हुआ है कमल का। तो वो उसके विवेक को हमने मारा है ना। हमारा काम क्या है? मैं तो यही बोल सकता हूँ ना आपके चैनल पे कि उस विवेक को मैं कोरे दूँ, उस नागरिक बोध को फिर से जिंदा करने की कोशिश करूँ। उस नागरिक से पूछूं कि तुम्हारे बच्चों को रोजगार, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, इन पर कोई बात नहीं हो रही, इस मुल्क का क्या बना के जाओगे? पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी तो आपको तुम्हें ये हासिल हुआ। तुम्हारे सामने सब लूटा जा रहा है और तुम कुछ नहीं बचा पा रहे हो। मेरी चिंता इस बात की है। जन आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ और लोकतंत्र में जनता सबसे केंद्र में होती है। जनता ही कुछ लोगों को ताकत दे करके उनको वहाँ बैठा रही है जहाँ वो उनके खिलाफ नीतियाँ बना रहे हैं। इसलिए जनता जिस दिन जागेगी, जिस दिन इस देश के कमज़ोर, वंचित, शोषित 90% लोग कम से कम अपनी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, भूखमरी बेकारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खेती किसानी के लिए, मजदूरी के लिए कमर पे खड़े हो जाएंगे, मुझे लगता है वो अपना मुल्क भी बचा लेंगे, वो अपने संविधान को भी बचा लेंगे और आने वाली पीढ़ियों को फिर इस बात पर गर्व होगा कि हाँ, हमारे पुरखे ऋणविहीन नहीं थे, बिक नहीं गए थे। उनके सामने जब सब कुछ लूटा जा रहा था तो वो खड़े होकर लड़ा।